डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 3 इंग्लिश का 10th क्लास का जो आपका मॉडल पेपर जारी किया है सेकंड टर्म के लिए बोर्ड ने। तो उसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं इस वीडियो के दौरान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को और ध्यान से देखेंगे। मैं पूरा आपको पेपर समझा देता हूं। कई बच्चों की कमेंट आए थे कि सर थोड़ा सा आप समझा दिया करो, हिंदी में हमारी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। तो मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि मैं आपको हिंदी में इसको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे रीड करना है पैसेज को और उसके बाद में इसके आंसर्स देना है। तो सबसे पहले पैसेज देख लीजिए, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। पैसेज क्या है कि इसमें दिया गया है जापान के बारे में। तो जापान जो है यहाँ पर लिखा गया, जापान इज़ अ कंट्री ऑफ आइसलैंड, यानी कि जापान जो है जापान है, ये एक द्वीपों का देश है, ठीक है। विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इट इज़ फेमस फॉर इंडस्ट्रीज, यानी कि क्या है, यह उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, यानी थोड़े समय में ही इट इस्टेब्लिश वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इसने बहुत ही कम समय में विभिन्न प्रकार के उद्योगों की स्थापना की है। और दियर टेक्नोलॉजी इज एडवांस, यानी कि जो इनकी तकनीक है ये एडवांस है, यानी कि उन्नत है। और इसके बाद में देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं। पीपल ऑफ जापान आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस, दे लाइक टू टेक ऑर्गेनिक ग्रीन्स एंड बैलेंस डाइट। जापान के लोग जो हैं वो स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं और वे जैविक अनाज और संतुलित आहार लेना पसंद करते हैं। दे आर वेरी लेबरस एंड हार्ड वर्किंग, ये क्या होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं। और दे डोंट वेस्ट देयर प्रीसियस टाइम, और ये क्या करते हैं, ये अपने कीमती समय को बर्बाद नहीं करते। दे लाइक टू हेल्प ईच अदर, और ये एक दूसरे को दूसरे की मदद जो है करना पसंद करते हैं। इसके बाद और भी पार्ट इसका लिखा हुआ है थोड़ा सा। इसमें क्या है देखिए, जापानीज हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन कंप्यूटर गेम्स, यानी कि जापानियों को कंप्यूटर गेम में बहुत ज़्यादा रुचि है। दे हैव डेवलप्ड गेम्स लाइक पोकीमोन, कॉन्ट्रा, विच आर फेवरेट अमॉन्ग इंडियन चिल्ड्रेन टू। ये पोकेमोन और कॉन्ट्रा, बहुत कॉन्ट्रा तो बहुत पुराना गेम है, बहुत पुराना, मतलब लगभग आज से 30 साल पहले का गेम है। तो इन्होंने ये गेम बनाया था और काफ़ी पॉपुलर है ये बच्चों के बीच में, ठीक है। उसके बाद में है यहाँ पे, जापान इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन, यानी जापान को क्या कहते हैं, उगते सूरज का द्वीप या देश भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में भूमि कहते हैं, लैंड है ना, तो उगते सूरज की भूमि कहते हैं। बिकॉज इट इज़ द ईस्टर्न कंट्री ऑन द ग्लोब, ये क्यों, क्योंकि ये विश्व में पूर्वी देश है, ठीक है। और द रेज ऑफ द सन फॉल्स फर्स्ट ऑन जापान, लेटर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए जो है, जो रेज होती हैं कि सूरज की किरणें हैं, जो सबसे पहले जापान पे पड़ता है, उसके बाद में जो है पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, ठीक है। इस तरह से ये पैसेज समझ में आ गया होगा आपको हिंदी में। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि विच कंट्री इज नॉन एज द कंट्री ऑफ आइसलैंड्स। तो अभी अभी हमने पढ़ा पैसेज को, अब हमारे समझ में आ चुका है पैसेज, तो हम आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो जापान हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया है, व्हाट मेक्स जापान फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे जो दुनिया भर में जापान को क्यों प्रसिद्ध माना जाता है, क्यों किसने बना दिया है, तो देयर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसके इलेक्ट्रॉनिक सामानों ने। उसके बाद मेंशन एनी टू क्वालिटीज़ ऑफ जापानीज़, जापानीज़ की दो क्वालिटीज़ बतानी है जो कि अभी अभी हमने पढ़ कर देखा। तो वो क्या करते हैं, जैविक अनाज और संतुलित आहार लेना पसंद करते हैं, और वो बहुत ही मेहनती होते हैं, है ना। दोनों पॉइंट हमने देखे थे, तो यहाँ पे दोनों पॉइंट लिख दिए। इसके बाद में आता है आपका, व्हाट जापानीज कंप्यूटर गेम्स आर लाइक बाई इंडियन चिल्ड्रेन। तो ये कौन से गेम्स की बात कर रहा है जो चिल्ड्रन के द्वारा, इंडियन चिल्ड्रन के द्वारा पसंद किया जाता है। तो अभी भी मैंने बताया पोकेमोन और कॉन्ट्रा, ठीक है। तो ये नाम हो जाएंगे। Why Japanese is called the land of rising sun? Why Japan is called the land of rising sun? अभी लास्ट पैसेज के लास्ट में हमने देखा था, तो ये पूरी लाइन लिख करके, जापान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन बिकॉज द रेज ऑफ सन फॉल फर्स्ट ऑन जापान, यानी कि सूरज की किरणें सबसे पहले जापान पे पड़ती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। तो आप जो है कोई भी दो, ये जो वर्ड दिए गए हैं इनको अपनी मर्जी से आप कोई भी वर्ड्स बना सकते हैं। हमने अपनी मर्जी से लिखा है, ये जरूरी नहीं कि रटना है, आपको केवल गाइड कर रहे हैं कि इस तरह से आपको बनाने हैं। तो फेवरेट, तो आप बोल दोगे आई हैव मैनी फेवरेट बुक्स इन माई लाइब्रेरी, और फिर माई होम ऐसे करके। और प्रीसियस तो आप कह सकते हो एवरीबडी हैज़ हैव द टाइम, एवरी वंस टाइम्स इज प्रीसियस, सभी का समय में बहुमूल्य है ना, कीमती है। इस तरह से आप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, हमने दो लिख दिया है। इसके बाद में चूज द सिनोमियम
और फॉर द वेल नोन मतलब अच्छी तरह से जानना। तो इसका सिनोनियम मतलब सेम वर्ड, इसी की तरह सेम वर्ड क्या हो सकता है, फेमस। फेमस भी अच्छी तरह से जानना ही होता है ना, प्रसिद्ध, और वेल नोन भी प्रसिद्ध होता है, ठीक है। अगला बी पार्ट जो है, इसमें क्या पूछा जा रहा है बी पार्ट में, तो यहाँ पर जो है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू हेल्प यू फॉर फ्रॉम द पुअर बॉयज फंड, यानी कि जो गरीब धन का जो फंड ये जमा करते हैं स्कूल में, उसमें से आपको जो है हेल्प करे, ये आपको यहाँ पे बताना, मतलब प्रिंसिपल को जो है आपको एक लेटर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ अगर हिंदी में ट्रांसलेट पूरा अच्छी तरह से कर दूँ तो इसको कह सकते हैं अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें उनसे आप गरीब बालकों की जो कोष होती है, सहायता कोष, उसमें से आपको हेल्प करने के लिए जो है कहा गया है। और है आपका राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी टू बाई बुक्स, किताब खरीदने के लिए अपने पिताजी से मनी यानी कि जो पैसे हैं मांगने के लिए एक लेटर लिखिए। सबसे पहले आपको एड्रेस वगैरह नहीं दिया होता है तो आप कोई भी एड्रेस अपने स्कूल का या किसी का भी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप शुरू करेंगे तो वही टू द हेड मास्टर वगैरह और स्कूल का नाम, उसके बाद में आप महोदय करके यहाँ पे, और जो है आप पूरा लेटर को लिख देंगे। आप बता देंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ और मेरे पिताजी जो है गरीब किसान हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़िया तरीके से, मैं इसको आपको हिंदी में बता देता हूँ ताकि आपको ये पैसे याद करने में आसानी हो जाए। हिंदी में याद रहता है तो इंग्लिश में आदमी लिख भी लेता है थोड़ा बहुत कोशिश करके, ठीक है। और उनकी आय जो है बहुत कम है, ठीक है, इनकम इज़ नॉट वेरी गुड, तो उनकी आय बहुत कम है, वेरी गुड नहीं है तो इसका मतलब कम है, ठीक है, या अच्छी नहीं है। और उसके बाद में ही हैज़ टू सपोर्ट ए फैमिली हैविंग 8 मेंबर्स, तो उनको जो है उनको 8 सदस्यों वाले परिवार का जो है क्या करना पड़ता है, पालन पोषण करना पड़ता है, समर्थन करना पड़ता है। माई 2 सिस्टर्स आर स्टडिंग एट कॉलेज, यानी कि जो मेरी 2 बहनें हैं वो कॉलेज में पढ़ती हैं। और महोदय सर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फुलफिल इवन द प्राइमरी नीड्स ऑफ माई फैमिली फॉर माई फादर, यानी कि इसमें बोला जाए प्राइमरी नीड्स मतलब क्या होता है कि जो हमारी प्राथमिक ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा करना बहुत ही मुश्किल होता है हमारे पिताजी के लिए। सो आई रिक्वेस्ट यू टू मोस्ट रिस्पेक्टफुली टू फेवर मी ए हेल्प फ्रॉम द पुअर बॉयज़ फंड, यानी कि मुझे जो है गरीब लड़कों या बच्चों की जो फंड रेज किया जाता है, कोष जो सहायता कोष है, उसमें से आप मुझे सहायता प्रदान करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जो है जारी रख सकूं, ठीक है। इस तरह से ये लेटर जो है आपने लिखा, समझ में आ गया आपको। तो ये लेटर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कुछ यूनिक टाइप का लेटर है और हमने यूनिक तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। अब यहाँ पे जो है आप यूअर्स ओबिडेंट प्यूपिल, पुपिल मतलब होता है शिष्य, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि ये पुपिल मतलब वो होता है आदमी आदमी, पुपिल मतलब होता है शिष्य, ठीक है। तो आपका ओबिडेंट आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो भी आप नाम लिखना चाहें तो यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। और पार्ट की बात करते हैं, इसमें जो है आप डेट जो है यहाँ पे नीचे भी लिख सकते हैं और डेट आप इधर साइड में भी लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। उसके बाद जो है और पार्ट में आपको पिताजी को पत्र लिख करके क्या मंगवाना था, पैसे मंगवाने थे, किसके लिए, तो आपको क्या करना था, बुक परचेज करना है। बुक परचेज करने के लिए आपको उनसे मनी मंगवानी है, उसके लिए लेटर लिखना है। तो सबसे पहले जब आप अनऑफिशियल लेटर लिखते हैं, तो अनऑफिशियल लेटर लिखने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी लिखें लेटर तो आप कोई भी एड्रेस जो है पहले डालेंगे। ऑफिशियल लेटर अनऑफिशियल लेटर में यही तो डिफरेंस होता है। ऑफिशियल लेटर में क्या होता है, 2 एड्रेस आते हैं, और अनऑफिशियल लेटर में जो है आपके कितने आते हैं एड्रेस, तो आपके एड्रेस आते हैं लगभग लगभग 2। सॉरी, ऑफिशियल लेटर में तो आपके 2 एड्रेस आएंगे, एक तो आपका आएगा और एक जो है जिसको लिखा जा रहा है उसका आएगा, लेकिन अनऑफिशियल में केवल आपका ही एड्रेस आएगा। तो यहाँ पर जो है ये अनऑफिशियल है, यानी कि अनऑफिशियल मतलब पर्सनल लेटर है। पर्सनल लेटर में जो है केवल आपका एड्रेस जहाँ से आप लिख रहे हैं वो एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। आप जो भी चाहे वो लिख सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा है एड्रेस वही लिखो। उसके बाद में डेट वगैरह डाल दोगे आप, ठीक है। डेट चाहो तो आप इसके नीचे भी डाल सकते हो, डेट चाहे तो बिल्कुल ऊपर भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे माय डियर फादर से स्टार्ट करोगे और अपनी जो है कहानी बता दोगे। तो यहाँ पर जो है आपका हमने लेटर जो लिखा है इसको समझ लीजिए, कि मुझे आपका पत्र कल मिला, यहाँ पे आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे लिखा हुआ है, और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आप सभी ठीक हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पूरा ध्यान से पढ़ना है, मैं हिंदी में बताता जा रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश हिंदी पढ़ूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। और हमारी जो है परीक्षाएं वो नज़दीक आ गई हैं, ठीक है, और मैं इस बार अच्छे अंक लाना चाहता हूँ, क्लियर हुआ।
तो इसके बाद में मैं एक नई किताब खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, जो हाल ही में बाजार में आई है और इस किताब की कीमत 300 रुपये है, ठीक है। यहाँ पर आई रिक्वेस्ट टू सेंड द मनी बाई टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर, यानी कि आप मनी ऑर्डर के द्वारा मुझे जो है पैसे भेजने का कष्ट करें, है ना। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे जो है मनी ऑर्डर के द्वारा पैसे भेजें। इफ़ यू थिंक दैट माई रिक्वेस्ट इज़ अप्रोप्रिएट, अगर आप सोचते हैं कि ये मेरा अनुरोध आप सही है, तो आप मुझे पैसे भेजें टेलीग्राफ से, ठीक है। और आपका अपना नाम लिख करके जो भी है लविंगसन लिख करके लिख देंगे, और नीचे आप चाहें तो इस लाइन को बढ़ा सकते हैं, गिव माई रिगार्ड्स टू मम्मा एंड सिस्टर, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आपका ये लेटर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको? अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। अगला पार्ट है आपको इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ और मॉर्निंग वॉक दोनों में से किसी एक पर क्या करना है, पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आपको लिखना आना चाहिए और अच्छे वर्ड्स ही यूज़ करना है, नहीं तो नंबर नहीं मिलते हैं भैया, इसमें कहानी लिखने के नंबर नहीं मिलते। तो पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य का महत्व। तो गुड हेल्थ इज इम्पोर्टेंट बिकॉज ए मैन ऑफ हेल्थ कैन एंजॉय ग्रेट हैप्पीनेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यानी कि क्या है, एक अच्छा स्वास्थ्य जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन काल का जो है बड़ी सुखी से आनंद ले सकता है, ठीक है। स्वास्थ्य के बिना हम इस दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है, विदाउट हेल्थ कैन नॉट डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। ए मैन सफरिंग फ्रॉम फीवर रिमेन्स कॉन्फिडेंट टू बेड, यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि बुखार से पीड़ित व्यक्ति जो है बिस्तर तक ही सीमित रहता है। ही कैन नॉट गेट आउट ऑफ डोर्स, वह दरवाजे से भी बाहर नहीं निकल सकता, वह किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस पैराग्राफ को समझ लिया आपने। आगे जो है, हेल्थ इज मोर वैल्यूएबल देन वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य धन जो है आपका बहुत ज़्यादा, स्वास्थ्य धन यानी कि स्वास्थ्य जो है धन की तरह बहुत, धन से भी ज़्यादा वैल्यूएबल है। और उसके बाद में वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान है। एक गरीब किसान भी अच्छे के साथ गरीब स्वास्थ्य वाले अमीर व्यक्ति की तुलना में स्वस्थ अधिक खुश है। समझ में आ गया? इवन ए पुअर पेशेंट विद गुड हेल्थ इज हैप्पियर देन द रिच पर्सन विद द पुअर हेल्थ। समझ में आ गया कि एक गरीब किसान अच्छे स्वास्थ्य के साथ ज़्यादा खुश है, जो कि एक अमीर बुरे स्वास्थ्य के साथ होता है, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे और आगे लिख देंगे, ए साउंड माइंड लिव्स इन साउंड बॉडी, यानी कि एक स्वस्थ मन के अंदर एक स्वस्थ शरीर जो है एक स्वस्थ शरीर के अंदर जो है एक स्वस्थ मन रहता है। हेल्थ इज एसेंशियल फॉर ऑल योर एक्टिविटीज ऑफ लाइफ वॉट एवर वी मे बी, ए डॉक्टर, लीडर और आर्टिस्ट, वी मस्ट पोजेस हेल्थ बाई ऑल मीन्स, यानी कि हमारे स्वास्थ्य जीवन की सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक ही, चाहे आप वो डॉक्टर हो या एक नेता हो, कलाकार हो, तो आपका स्वास्थ्य होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, वी मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ हेल्थ फ्रॉम आवर चाइल्डहुड, यानी हमें अपने बचपन से ही स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए। इसमें ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हम बता सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमें जल्दी उठ करके, जो है आपका पहला नियम क्या है कि हमें जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हम आप और भी बता सकते हैं, अर्ली वेट टू अर्ली लाइज, ये तो है ही। और द फर्स्ट एंड एसेंशियल कंडीशन ऑफ गुड हेल्थ इज रेगुलर एक्सरसाइज एट स्टेटेड टाइम, जिस समय पे हमने सोचा है उस समय पे हमें जो है इसका अच्छी तरह से नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जो है आप यहाँ लिख सकते, इट शुड बी मॉडरेट एंड गिव अप एज सून एज वन फील्स ए सेंस ऑफ टायर्डनेस, एक्सेस इज टू बी अवॉइडेड एंड इट बाउंडेड टू डू हार्म, मतलब ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सके। वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज टू रिमेन हेल्दी, यानी कि जो है आप पैदल चलना जो है ये व्यायाम का सबसे अच्छा तरीका माना जा सकता है। और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड फॉर द गुड हेल्थ, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मादक पेय और धूम्रपान से बचना चाहिए। तो इस तरह से ये पैसेज को हम लिख देंगे। मॉर्निंग वॉक की बात करते हैं, आपका दूसरा पैसेज जो मॉर्निंग वॉक के बारे में लिखना है। तो देयर आर सम सिंपल हैबिट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो फॉलो फॉर एजेस, यानी कि दुनिया भर में कुछ ऐसी सरल आदतें हैं जिनका पालन सदियों से किया जा रहा है। एजेस मतलब सदियों से किया जा रहा है। मॉर्निंग वॉक इज़ वन सच इज़ गुड एक्टिविटी, मॉर्निंग वॉक जो है ऐसी ही सदियों पुरानी एक गतिविधि है, एक्टिविटी है, ठीक है। इसी तरह से पूरा लिखा है। और मॉर्निंग वॉक का क्या मतलब होता है, सुबह के शुरुआती घंटों में तेज
ताज़ी हवा में चलना होता है। मॉर्निंग वॉक क्या होता है? सुबह के जो समय होता है उस समय ताज़ी हवा में चलना। इट इज़ ए हेल्दी हैबिट, ये कैसा हैबिट है? यह एक स्वास्थ्यप्रद आदत है और यह व्यायाम का जो है सर्वोत्तम जो है साधन है। मैंने अभी अभी ऊपर भी बताया आपको। तो इस तरह से ये पूरा पैसेज जो है लिखा गया है। व्यायाम करने के हमारे पास अलग-अलग तरीके होते हैं, ठीक है? बहुत सारे वेज़ होते हैं, ठीक है? और उसमें से जो है अ, सम ऑफ दीज़ आर टेकिंग पार्ट इन गेम्स, साइक्लिंग, स्विमिंग एज़ सो ऑन, यानी कि इसमें से जो कुछ लोग खेल, साइकिल चलाना, तैराकी आदि में भाग लेके इसको कर लेते हैं। बट फॉर ऑल दीज़ वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर पीपल एंड इंस्ट्रूमेंट। लेकिन इसके लिए जो हम साइक्लिंग गेम्स वगैरह के लिए करते हैं, स्विमिंग के लिए, तो इसके लिए हमें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि इतना आसान नहीं है ना। तो बट मॉर्निंग वॉक जो है क्या है? इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज है। मॉर्निंग वॉक क्या है? स्वतंत्र व्यायाम है, यानी किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यह मनुष्य को जो है विश्राम के बाद प्राप्त व्यायाम प्रदान करता है ना। रात में जब हम सोते हैं उसके बाद उठते हैं तो पूरा का पूरा व्यायाम देता है। और नेचर इज एट हर प्रिटीएस्ट मूड इन द मॉर्निंग। और जो आपका प्रकृति है, ये सुबह सुबह जो है बहुत ही ज़्यादा कैसी रहती है? सुंदर मूड में रहती है ना। और सुबह की हवा जो है ताज़ी होती है, प्रदूषण मुक्त होती है। इस तरह से एटमॉस्फेयर बहुत ही सुहावना होता है। इस तरह से ये लिखा गया, हर चीज़ आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी है। इसी तरह से आपको ये पूरा का पूरा पढ़ लेना है। इसमें और भी लिखी गई है कि प्रकृति में जब हम जाते हैं तो हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, चिड़ियों का चहचहाना महसूस करते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल बना रहता है, शांति की गहरी भावना हवा में भर जाती है। सुबह टहलना दिन के काम के लिए अच्छी शुरुआत मानी जाती है। प्रकृति के मधुर नज़ारे और आवाज़ें जो है हमें तरोताज़ा कर देती हैं और हमारी आँखें और कान जो है प्रसन्न हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है और हम पूरे दिन जो है उच्च जो है थॉट रखते हैं, ठीक है? स्पिरिट्स जो है हमारी वो बहुत अच्छी हो जाती हैं। इसकी तरह से अब मॉर्निंग वॉक शरीर और दिमाग दोनों के लिए एक अच्छी एक्सरसाइज है और इट इज़ एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर मैनी डिजीजेज, यानी कि अनेक रोगों की एक उत्तम औषधि है, दवाई है। सो ऑल ऑफ अस मस्ट हैव द हैबिट ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग। इसलिए हम सभी को जो है सुबह टहलने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। इस तरह से ही आपका हमने पैसेज लिखा, समझ में आ गया होगा। यू वर कमिंग फ्रॉम योर स्कूल एंड सॉ एन एक्सीडेंट, राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेम। आप अपने स्कूल से आ रहे हैं और आपने जो है कोई एक्सीडेंट देखा है और उस एक्सीडेंट को क्या करना है आपको यहाँ पे बता देना है एक रिपोर्ट राइटिंग में। रिपोर्ट राइटिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, छोटी सी होती है, लेकिन उसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो सटीक। एग्ज़ाम में कभी भी जब आप कोई चीज़ लिखते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि उसमें जो लिख रहे हैं आप वो बिल्कुल सटीक टू सटीक हो। अगर आप सटीक टू सटीक नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर जो है काट दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैपिटल लेटर में रोड एक्सीडेंट, ठीक है? रिपोर्ट किसके द्वारा? क्योंकि ये रिपोर्ट है। पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द सेम, यहाँ पे आप अगर ये रिपोर्ट बोल देता तो रिपोर्ट आप लिख देते। अगर पैराग्राफ बोला है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और आप चेंज भी कर सकते हैं। इसमें घबराने वाली कोई आवश्यकता नहीं है आपको कि, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख दोगे रिपोर्ट। अब ये कहाँ की जो है पैराग्राफ है, ये आप अपने अनुसार बताना चाहते हैं तो आगरा में 24 दिसंबर लास्ट वीक की बात है, ठीक है? यहाँ पर जो है स्कूल से घर वापस आते समय मैंने एक चौंकाने वाला सड़क हादसा देखा, ठीक है? अब इसमें आप जो है जिसमें एक बस और एक स्कूटर की टक्कर हो गई थी। दुर्घटना आगरा में नालबंद चौराहा के पास हुआ, ठीक है? एक्सीडेंट टूक प्लेस नियर नालबंद चौराहा एट आगरा, ठीक है? इसके बाद में विश्वविद्यालय की ओर से आ रही रोडवेज की एक बस अन्य बस से ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और इस क्रम में जो है एक स्कूटर को टक्कर मार दी, ठीक है? यहाँ पर आपको पूरा ढंग से लिखना है। इसके बाद में आगे हमने जो लिखा है, इस स्कूटर पर दो व्यक्ति थे और एक पुरुष तथा एक महिला, शायद एक पति और पत्नी होंगे। पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई और पति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां सूत्रों ने उसकी हालत जो है गंभीर बताई और स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से यह नज़ारा देखने लायक था। बस के अधिकांश यात्री भी बुरी तरह घायल हो गए हैं और जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया है। बस चालक भागने वाला था लेकिन व्यस्त सड़क पर भीड़ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी
और उसे भागने से रोक लिया और गुस्साई भीड़ ने उसे बेरहमी से पीटा और स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया। तो इस तरह से ये पैसेज जो है हमने लिखा, यानी पैराग्राफ लिखा। समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भी यहाँ पर जो है फिलअप्स करने हैं आपको, ऑप्शंस दिए गए, ईच ऑफ अस डैश टू विन। और एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे चैनल्स पे आपके सब्जेक्ट के आंसर्स इनकरेक्ट बताए जा रहे हैं। इनकरेक्ट का मतलब समझते हो, कि पूछा है हाथी के बारे में और बता रहे हो घोड़े के बारे में। समझ में आ रहा है? तो उन चैनलों से बहुत सावधान रहे, क्योंकि वो फटाफट सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। मतलब एक ही दिन में 5-5 10-10 सॉल्यूशंस बनाना, ठीक है, और उनको एक्सप्लेन ना करना और सही आंसर ना बताना आपके हित में नहीं है। आपके आपके लिए मॉडल पेपर तो जारी कर दिए, आपको बता दिया जा रहा है कि मैं बता रहा हूँ आपको कि 80 to 90% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे आपको आपके एग्जाम में। लेकिन आपको अगर आंसर सॉल्व करना नहीं आ रहा है, या आप गलत आंसर पढ़ रहे हैं, तो वो 80-90% आने के बावजूद भी आपके लिए वो 30% हो जाएगा, क्योंकि आप वहाँ गलत लिख के आओगे और नंबर मिलेंगे नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना है किसी भी हालत में। तो ऐसे चैनल्स को फॉलो करना थोड़ा सा कम करें और बच के रहें। समय थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें सबको देने पड़ते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस 10th को भी, और दूसरे बोर्ड भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो है बहुत वाइड काम है, बहुत ही स्पेशल काम है। और जो सॉल्यूशंस हम देते हैं बहुत सोच समझ के बनाए जाते हैं, बहुत ही ध्यान रख के बनाए जाते हैं। ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन जानबूझ के कोई गलती नहीं की जाती है। ह्यूमन एरर मतलब समझते हैं, टाइपिंग करते समय, या जब सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कोई आ गया डिस्टर्ब कर दिया और वहाँ पे का लिखना था वहाँ पे की लिख दिया। तो इस तरह की मिस्टेक्स हो सकती हैं। कभी कभी क्वेश्चंस को जो आप देखते हैं आंसर्स, उनको समझिए कि वो क्वेश्चन के आंसर वाकई में वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे चैनल्स मैंने देखे हैं, और मुझे एक्चुअली देखना इसलिए पड़ा क्योंकि 2-4 बच्चों ने मुझे कमेंट किया, पर्सनली मैसेज किया कि सर ये जो वीडियो है क्या इसमें आंसर सही है। तो मैंने एक दिन ऐसे एक वीडियो देखा, और मैं चैनल का नाम नहीं बताऊंगा। तो उसमें जो आपके आंसर्स थे वो बिल्कुल ही अलग, मतलब कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और आंसर बंदा क्या बता रहा है, कोई हवा से उसका ताल्लुक नहीं है, अलग ही जा रहा है, दिशाहीन है वो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। तो ईच ऑफ अस डैश टू विन, ईच ऑफ अस होप्स टू विन, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो है, द नंबर ऑफ वोट्स आर, ठीक है, द नंबर ऑफ वोट्स आर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वोट्स है। अब इसके बाद में द नंबर ऑफ वोट्स इज है, नंबर ऑफ वोट्स इज आएगा या नंबर ऑफ वोट्स आर आएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स आर आएगा, ठीक है। इसके बाद में ही वाज सो प्राउड दैट ही कुड नॉट लर्न, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुड नॉट। क्लियर हुआ? द नंबर ऑफ वोट्स इज कितने हैं, ये नहीं, द नंबर ऑफ वोट्स आर इतने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भरने हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन सी लिटरेचर, यानी कि आपके बुक के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। तो आपको जो है यहाँ पे एक छोटा सा जो है पैसेज दिया गया, आपकी बुक से है, आपको अच्छी तरह से पता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं ए पार्ट से। व्हाट वाज द मोस्ट fascinating थिंग फॉर बाली, यानी कि बाली के लिए सबसे आकर्षक बात क्या थी। फैसिनेटिंग मतलब क्या होता है, आकर्षक। तो मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग फॉर बाली वॉज वॉचिंग द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, यानी कि वाली के लिए सबसे आकर्षक चीज उस बस को देखना था जो उसके गांव और उसके पास के शहर के बीच से यात्रा करती थी, ठीक है ना। बी पार्ट पूछा, व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम फॉर वाली। तो फेवरेट पास टाइम क्या था, उसका पसंदीदा समय क्या था। तो बाली का पसंदीदा समय जो था वो क्या था, अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के, यानी कि फेवरेट पास टाइम फॉर बाली वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोर वे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि बाहर गली में क्या हो रहा है ये देखना था। उसके बाद में चूज द अपोजिट ऑफ फारदेस्ट फ्रॉम द पैसेज। फारदेस्ट का होता है दूर, और जो है आपका अपोजिट इसका हो जाएगा नियरेस्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, यानी फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, ठीक है ये। और इसके बाद में नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट जो दिया गया इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। नेम द पोएम फ्रॉम द वेयर द एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो ये वाला जो आप पोएम आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि ये जो पैसेज है ये एनिमल्स से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हो गया आंसर। इसके बाद में सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दे शो, यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन लिखा है,
तो यहाँ पे बोल रहा है हु आर आई एंड देम इन द लाइन। तो इस लाइन में आई किसको रेफर किया गया है, तो आई इज द पोएट एंड देम इज रेफर टू द एनिमल्स इन द लाइन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स शो क्लियरली। तो शो क्लियरली होता है इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, क्लियर हुआ। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन, व्हाट आर द टू क्वालिटीज ऑफ कोर्गी पीपल्स। तो कोर्गी पीपल्स की आपको दो विशेषताएं बतानी हैं, तो क्या होती है, ठीक है। कुर्गी बोलते हैं, कोर्गी बोलते हैं, जो भी आप बोलें। तो यहाँ पर जो है आप बोल सकते हैं कि ये बहुत ही मिलनसार रूप में माने जाते हैं। द पीपल ऑफ कोर्गी आर वाइडली रिगार्डेड एज वेरी फ्रेंडली पीपल विद ए कॉस्मोपोलिटियन पॉलिटियन आउटलुक एंड आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी, ठीक है, हॉस्पिटलिटी, ठीक है, हॉस्पिटलिटी। तो ये क्या होता है कि ये अपने आतिथ्य और जो है महान दृष्टिकोण के लिए जो है और फ्रेंडली नेचर के लिए जो है इनका मिलनसार रूप लोगों के रूप में माना जाता है, ठीक है। और दे फील प्राउड इन शेयरिंग द करेजियस टेल्स ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स। और जो है अपने पुत्रों और पिताओं की जो साहसी कहानियों को साझा करने में वो ये गर्व महसूस करते हैं। तो ये दो जो है इसकी क्वालिटीज़ जो हमने बताई हैं। बहुत ध्यान से देखना, आपको आंसर हर जगह पे नहीं मिलेंगे, हर वीडियो में गलत आंसर बताए जा रहे हैं, संभल के रहो। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो वाई डू यू थिंक ग्रिफिन हैड मोस्ट मिसयूज ग्रिफिन हैड मिसयूज हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। तो क्या मतलब आप कैसे सोच सकते हैं कि ग्रिफिन ग्रिफिन ने जो है अपनी साइंटिफिक डिस्कवरी जो उसने हासिल की थी वो जो है उसको मिसयूज कर रहा था, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको कि ग्रिफिन, वाई डू यू थिंक ग्रिफिन हैज़ मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी। तो यहाँ पर जो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए, आपको क्या लगता है कि ग्रिफिन ने अपनी वैज्ञानिक खोज का दुरुपयोग किया है, तो हमारा जो है यहाँ पे हम लिख देंगे ए ट्रू साइंटिस्ट इज ए लॉ अबाइंडिंग पर्सन, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। ए साइंटिस्ट इज ए ऑल्सो कॉल्ड ए नेचुरल फिलोसफर, ठीक है। एक जो सच्चा वैज्ञानिक होता है, ठीक है ना, सच्चा वैज्ञानिक क्या होता है, तो सच्चा वैज्ञानिक को क्या मानते हैं हम मानते हैं एक सच्चा वैज्ञानिक जो है कानून का पालन करने वाला व्यक्ति होता है। और वैज्ञानिक को जो है प्राकृतिक दार्शनिक भी कहा जाता है। फिलोसफर जो है दार्शनिक को बोलते हैं। और ग्रिफिन एक सच्चे वैज्ञानिक नहीं था, ठीक है ना। क्यों नहीं था, कि उसने जो अपने खोज का है दुरुपयोग किया था, ठीक है ना, इसलिए। और उसने इसका उपयोग जो है खुद को अदृश्य बनाए रखने के लिए किया था, ठीक है। और उसके बाद में जो है उसने खुद पर से ही अपना नियंत्रण खो दिया, ठीक है। और वो क्या बन गया, एक अपराधी की तरह व्यवहार करने लगा। पहले उसने अपने घर के में जमीन जो अपना लैंडलॉर्ड है, जो यानी कि घर के मालिक, मतलब घर के मालिक घर में ही जो है आग लगा दी और भाग गया, ठीक है। फिर उसने लंदन के एक स्टोर में बिना पैसे दिए खाना चुरा लिया, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा उसने एक थिएटर के कंपनी के मालिक को लूट लिया और एक पादरी के जो है पैसे चुरा लिए। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि गिफिन हैड मिसयूज द साइंटिफिक डिस्कवरी, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे। क्लियर हुआ ये आंसर आपको। अब आते हैं हम नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट डिड राजवीर सी इन द देख देखाइबन टी स्टेट मैनेज्ड बाई प्रांजुल्स फादर। तो यहाँ पर जो है प्रांजुल्स के डेकिया बन चाय बागान में राजीव ने क्या देखा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे डेकिया बाड़ी बोल सकते हैं। द टी स्टेट्स ऑफ डेकिया बाड़ी वाज मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता था, तो ये इसका पूरा प्रबंध जो है प्रांजल के पिता करते थे। और राजवीर सॉ एक्रे अपॉन एक्रे ऑफ टी बुशेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ट्रेवल रोड। तो राजीव ने बजरी सड़क के दोनों ओर एक एकड़ में चाय की झोपड़ियां को देखा, ठीक है। उसने क्या देखा, दोनों ओर रोड के, ठीक है। दे वर ऑल पॉइंट टू द सेम हाइट। यानी कि उसने जब इसको देखा तो वे सभी की सभी एक ही ऊंचाई पर काटे गए थे, यानी कि जो उनको कटंग हुआ था, पॉइंट करा गया था,
वो एक ही ऊंचाई पे गए। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स वियरिंग ए प्लास्टिक एप्रोन वर प्लंकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स। तो यहाँ पर जो है बोला जा रहा है कि चाय तोड़ने वालों के समूह जो है प्लास्टिक के एप्रन पहने हुए थे। एप्रन समझते हैं ना, जो आप लैब में जाते हैं सफ़ेद कलर का कोट पहनते हैं, या डॉक्टर को देखते हैं सफ़ेद कलर का जो कोट पहनता है उसको एप्रन बोलते हैं। तो वो एप्रन पहने हुए नए अंकुरित जो पत्ते हैं उनको तोड़ रहे थे। इट वाज द सेकेंड स्पाउटिंग पीरियड, यानी कि ये दूसरा अंकुरण काल था। ठीक है, तो इस तरह से ही इसका हिंदी में समझा दिया मैंने। ये चीज़ उसने राजीव ने देखा। ठीक है, राजीव की बात बतानी है हमें। उसके बाद में वाई डिडंट बाली वांट टू गो टू द स्टॉल एंड हैव ए ड्रिंक, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर। तो यहाँ पर जो है बल्ली स्टॉल पर जा कर के ड्रिंक क्यों नहीं करना चाहता था, यानी कि क्यों नहीं पीना चाहता था, और यह आपको जो है उसके बारे में क्या बताता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं, इसका आंसर को पढ़ लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ। वाली डिडंट वांट टू गो टू द स्टॉल बिकॉज सी हैड सेव्ड ओनली 60 पैसे फॉर द ट्रिप। क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसने यात्रा के लिए केवल 60 पैसे बचाए थे। उसके पास और कोई अतिरिक्त पैसा नहीं था। सी हैड नो स्पेयर मनी, अतिरिक्त पैसा नहीं था। इसीलिए जब कंडक्टर ने उसे नीचे उतरने और शराब पीने का सुझाव दिया तो उसने मना कर दिया। ठीक है, सी रिफ्यूज्ड। ठीक है, और उसके बाद में शराब मतलब ड्रिंक करने का जो प्रस्ताव दिया उसको मना कर दिया। और उसने उसे मुफ्त में कोल्ड ड्रिंक लाने की पेशकश की, लेकिन फिर भी उसने मना कर दिया। ठीक है, सी स्टिल रिफ्यूज्ड। उसके बाद में इससे ये पता चलता है कि वाली का जो अभिमान था वो सही था, और वो जो है मुफ्त की कोई चीज़ें नहीं लेना चाहती थी। इससे ये भी पता चलता है, हालांकि वाली जो है बस की सवारी करना के लिए जो अस्वस्थ थी, फिर भी वह बस छोड़ने और अपरिचित जगह जाने से डरती थी। ठीक है, उसके अलावा जो है हम उससे कह सकते हैं उसने बस की सवारी का अनुभव करने के लिए एकमात्र इरादे से बस ली थी, और कुछ और नहीं करने की इच्छा जाहिर जो है की थी। ठीक है, तो उसकी और कोई इच्छा नहीं थी, इसी कारण से जो हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है कि वो उसका कैरेक्टर स्केच कैसा है, यानी कि वो कैसी थी, कैसी लड़की थी, क्या उसकी खासियत थी, ये सब चीज़ें हमें बतानी है। भोली का चारित्रिक परिचय हम जो यहाँ पे देंगे, या चरित्र रेखा चित्र देंगे, इस तरह से कह सकते हैं। तो भोली एक सीधी सादी लेकिन संवेदनशील लड़की थी। दुर्भाग्य से वह सिर में चोट और चेचक से पीड़ित थी। ठीक है, यहाँ पे हेड इंजरी एंड स्मॉल पॉक्स। ठीक है, और उसे जीवन भर इस चीज़ ने इट मेड, यानी इस चीज़ ने उसको जीवन भर पीड़ित किया। 5 साल की उम्र तक वह बोल नहीं पाती थी। जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकलाने लगी। ठीक है, वो हकलाने लगी। उसके बाद में हम और भी लिख सकते हैं इसमें, चेचक के हमले ने काले चेचक के निशान छोड़ करके उसके पूरे शरीर को अस्थायी रूप से जो है विकृत कर दिया, यानी खराब कर दिया। वह एक मेहनती और समर्पित शिक्षार्थी थी, यानी कि वो थी, स्टूडेंट थी। और अपने शिक्षक के समर्थन से वह आत्मविश्वासी, साहसी और स्वतंत्र हो गई, और अपनी क्षमताओं क्षमताओं में अपने शिक्षक के विश्वास को देखकर उसने खुद को बेहतरीन बनाने का प्रयास किया। एक सामाजिक बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उसके अंदर आत्मविश्वास और साहसिक रवैये जो है अंदर पैदा हुए, जो कि एक सही मायने में उसको बताते हैं कि वो एजुकेटेड थी और शिक्षित थी। ठीक है, इस तरह से हमने उसका कैरेक्टरिस्टिक को बताया। इसके बाद में अंतिम जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया, हाउ डिड ए बुक बिकेम ए टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एवराइट्स लाइफ। तो आपको बताना है कि इसके रिचर्ड के जीवन में जो एक किताब कैसे एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि जो Richard Ebright's interest in butterfly led him to collect all the 25 species of butterfly found around his home town when he was only second grade। तो तितलियों की जो उसकी रुचि थी, एब्राइट की, उसकी रुचि ने ही अपने ग्रह के आसपास की में पाई जाने वाली तितलियों के सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा करने के लिए उसको प्रेरित किया। हिज मदर ऑलवेज सपोर्ट हिम इन हिज साइंटिफिक इडेवियर्स। तो उसकी माता जो है उसको हमेशा जो है क्या करती थी, उसको प्रेरित करती थी साइंटिफिक जो वैज्ञानिक प्रयासों के लिए। ठीक है, उसके बाद में और भी आप लिख सकते हैं इसमें,
लेट कलेक्ट ऑल द होम व्हेन आई वाज सेकंड ग्रेड। और ये जब उसने बटरफ्लाइज को पकड़ा तो वो सेकंड ग्रेड में भी था, ठीक है, केवल वो दूसरी कक्षा में था, और जिसको उसने 25 प्रजातियों को इकट्ठा करने के लिए उसको जो प्रेरित किया। और उसके बाद में हमने आपको बताया कि जब वह उसकी माता ने जो है उसके वैज्ञानिक प्रयासों को हमेशा साथ दिया। उसने जो है ट्रेल टू ऑफ जो है यहाँ पर देखिए द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, ठीक है ना, तो ये मोनार्क एक्स नामक पुस्तक जो है दिलवाई माता ने। और दिस बुक वाज अबाउट द माइग्रेशन ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज टू सेंट्रल अमेरिका। और ये बुक जो थी इसमें बताता था कि ये इस पुस्तक में जो मोनार्क की तितलियां हैं वो मध्य अमेरिका में प्रवास के बारे में बताया गया, क्यों प्रवास करती थी। दिस बुक ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम एंड प्रूव टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। और इसी बुक ने जो है उसके जीवन में विज्ञान की दुनिया खोल दी और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। तो इसके बाद में यहाँ पर द बुक ओपेंड द वर्ल्ड ऑफ साइंस, तो यहाँ पर इट इन्वाइटेड द रीडर्स टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन, इट इंट्रोड्यूस हिम टू द डॉक्टर उर्कहार्ट। तो यहाँ पर जो है आपको ये लिख देंगे कि उसने जो है उसे तितलियों का प्रवास के बारे में अध्ययन करने के लिए जो है प्रेरित किया, ठीक है। और उसके बाद में हम इसमें मदद की, मतलब अध्ययन के बारे में मदद की कि वो क्यों माइग्रेट करती हैं। और इसमें इसी ने जो है इसको किससे मिलवाया था, उर्क हार्ट से मिलवाया था, डॉक्टर उर्क हार्ट जो है ना उससे मिलवाया था, इसी मतलब बुक की वजह से। तो ये पूरा का पूरा जो है आंसर हुआ आपके सेट का। और आशा करता हूँ पूरा सेट आपको समझ में आया होगा। सेट नंबर 1 2 आपने देख लिया होगा, थर्ड सेट है ये। इसके बाद में फोर्थ सेट जो है आपको करवा दिया जाएगा। जितनी जल्दी हो सकते हैं आपके सॉल्यूशन दिए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट अब आने शुरू हो गए हैं। पहले आप लोग सोए हुए थे, अभी जागे हो, तो आप लोग जल्द से जल्द जितने मैक्सिमम कमेंट करोगे फटाफट उसी तरह से सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। आपके कमेंट की देर रहती है, तो हम भी क्या है कि हम लोगों को जब पता चलता है ना कि बच्चे को चाहिए भाई वो चीज़, नहीं तो हमारे पास तो हज़ारों लोगों के अलग अलग कमेंट आते हैं, कोई 12th का करता है, कोई 11th का करता है। तो आप लोग कमेंट करिए, अपनी क्लास को बोलिए कमेंट करने के लिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए चैनल की लिंक को, वीडियो के लिंक को। ग्रुप तो आप यूज़ करते हैं, सभी के पास 4 4 5 5 व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप है। तो इन सभी ग्रुप में फॉलो करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, उनको बोलिए कि वो शेयर करें। ऑटोमेटिकली कमेंट्स की मात्रा बढ़ जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका जो है सॉल्यूशंस जो हैं आपको राइट आंसर के साथ में आपको दिए जाएंगे, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। और शेयर लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपसे कोई भी वीडियो छूट सकती है। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।